नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं चीटी मीडिया हिंदी पर। और आज हमारी जो मेहमान हमारे साथ बात करने के लिए हमसे जुड़ रही हैं, उनका नाम है नेहा जोशी। आप भारतीय जनता युवा मोर्चा की मीडिया सह प्रभारी हैं, नेशनल मीडिया सह प्रभारी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। धन्यवाद सौरभ जी, थैंक यू। जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, आप कैसी हैं, स्वास्थ्य कैसा है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बीच में कोविड हो गया था, तो थोड़े दिन आइसोलेशन में रहना पड़ा। भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं हुई, माइल्ड केस था। और ये समय वो था जब कोविड एकदम पीक पे था पूरे भारत में। तो आइसोलेशन में रहकर एक तरीके से ये पूरी चीज़ देखी है। कई बार अपने आप को बेबस भी महसूस किया है कि फील्ड में होते तो शायद और ज़्यादा हेल्प कर पाते, पर अब ठीक है। और आई होप कि आपकी फैमिली में और आप लोग भी सब ठीक होंगे। जी जी, बिल्कुल सब ठीक है और हम यही दुआ करते हैं कि सब ठीक ही रहें। आते हैं थोड़ा सा सवाल जवाब की तरफ आते हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकल फिगर हैं तो आपसे पॉलिटिकल सवाल करने बनते हैं। जी सबसे जी। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आ, आप देवभूमि से हैं। आ, ऐसा देखा गया है आजकल मीडिया का एक धड़ा में कि कहीं किसी स्टेट में कोई घटना होती है तो उसको इतना ज्यादा तूल दिया जाता है कि लगता है कि देश की सबसे बड़ी समस्या यही है। लेकिन कुछ राज्यों में कुछ घटनाएं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन उस पर कोई कवरेज नहीं दिया जाता। आपको उत्तराखंड में भी ऐसा होता होगा, छोटी छोटी बातों को भी आपने देखा होगा बहुत बड़ा तूल दे दिया जाता है। वहीं राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली हुआ, इसमें कई बार घटनाएं होकर के निकल जाती हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चल पाता। और मैं बात कर रहा हूँ अभी जो हाल ही में दिल्ली में घटना हुई है कि एक मस्जिद के अंदर एक बच्ची जाती है पानी पीने, 10 वर्षीय बच्ची, उसके साथ दुष्कर्म करता है वहां का मौलवी, जिसे गिरफ्तार भी किया गया। इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन अपने आप को बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जो निष्पक्ष घोषित प्रघोषित निष्पक्ष जो हैं, एक भी स्टोरी नहीं, अगर है भी तो बस एक खबर के तरह है कि बस इन्होंने खबर दे दिया। वहीं डासना में एक केस होता है जहां एक बच्चा मंदिर में, तो 2000 उसको मारे जाते हैं, उसको राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाता है, विमर्श का मुद्दा बना दिया जाता है और उस पर बड़े बड़े लेख लिखे गए, नैरेटिव सेट किए गए। तो मैं जानना चाहता हूँ, आप एक महिला भी हैं, आपको कैसा लगा ये घटना सुनकर, और आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है, और मीडिया की ये जो कारगुजारी है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आज जो हम टीवी पर देखते हैं, अ, और अब मैं टीवी से इसको ज़्यादा रिलेट करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रिंट मीडिया में अभी भी कहीं न कहीं मुझे रिपोर्टिंग दिखती है। लेकिन जो हम टीवी पर देखते हैं वो प्योरली आज ओपिनियन होते हैं, वो न्यूज़ नहीं होती है। न्यूज़ का मतलब है फैक्ट्स, न्यूज़ का मतलब है कि आप अपने दर्शकों को कुछ फैक्ट्स प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ घटनाएँ घटी हैं, अच्छी या बुरी, और आप उसको लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जिसके बेसिस पे जो आमजन है वो अपना ओपिनियन बनाते हैं। जैसे ही आप उसमें अपना पर्सनल ओपिनियन डालते हैं, तो आपके पर्सनल बायसेस होते हैं, और कह देना कि मैं ऑब्जेक्टिव हूँ, मुझे लगता है सबसे बड़ा धोखा और फ़ार्स है। अ, कोई भी 100% ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, और जो ऐसा कह रहा है वो निश्चय ही झूठ बोल रहा है। तो आज जो हम टीवी पर देखते हैं, खासकर टीवी पत्रकारिता जो है वो पूरी तरीके से ओपिनियन बेस्ड हो गई है। क्लियरली आप एक लाइन देख सकते हैं कि कुछ को राइट और लेफ्ट शब्द का इस्तेमाल करना मुझे पसंद तो नहीं है, क्योंकि अगर आप कोलोकियल भाषा में देखें, बातचीत की भाषा में, तो इसका अर्थ का अनर्थ हो चुका है। आज के छोटे-छोटे 18-20 साल के बच्चे जब राइट और लेफ्ट की बात करते हैं, तो उनको समझ में भी नहीं आता कि आइडियोलॉजी का क्या मतलब है। वो प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट को ही राइट और लेफ्ट समझ बैठे हैं। तो जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है वो लेफ्ट है, और जो गवर्नमेंट के साथ है वो राइट है। तो जो पूरा एक जो थियोरेटिकल बेसिस है इस बाइनरी का, वो ही मतलब बहुत लूजली इन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। तो लेकिन आपको ये कहीं न कहीं ये डिवाइड जो है, ये आपको मीडिया में भी दिखती है। और ये बायस इतनी ज़्यादा क्लियर हो चुकी है आज, कि मजबूर हो गए हैं हमारे साथी कि कुछ प्रदेशों में जब किसी प्रकार की घटनाएँ होती हैं, तो उसको उसके हर डायमेंशन में जाना, और डायमेंशंस ऐड भी करना जो हैं भी नहीं। कई घटनाएँ ऐसी होती हैं जो सीधे-सीधे क्राइम होते हैं। क्राइम जो किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है, उसमें ये धर्म ढूँढते हैं,
उसमें ये जाति ढूंढते हैं, क्योंकि उस समय एक स्टोरी जरूरी होती है, एक स्टोरी परोसना जरूरी होता है, और अपनी पर्सनल बायस को कहीं ना कहीं से जोड़कर वो उसको परोसते हैं। इसी तरीके से किसी और प्रदेश में, जैसे आपने अभी एग्जाम्पल्स लिए कि दिल्ली में जब ये घटना होती है, तो हम देख रहे हैं कि एक सुर में बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें धर्म को क्यों ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इसमें धर्म को क्यों ला रहे हो, ये एक बच्चे के अगेंस्ट, ये एक छोटी लड़की महिला के अगेंस्ट एक क्राइम है, इसमें बिल्कुल धर्म नहीं लाना चाहिए। लेकिन आसिफा के केस में भी धर्म नहीं लाना चाहिए था। जो इस तरह की नृशंस घटना को अंजाम देता है, वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, वो ह्यूमैनिटी का दुश्मन है, वो एक क्रिमिनल है। तो लेकिन जब आप एक पूरे धर्म को बदनाम करते हो, कहते हो मुझे शर्म आ रही है कि मैं हिंदुस्तान हूं, तो आज आपको शर्म नहीं आ रही है। प्रॉब्लम सौरभ यहाँ शुरू होती है कि ये जो नैरेटिव होते हैं ना, आप और मैं तो आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो 18 से या 15 से 30 साल तक का जो एक इम्प्रेशनेबल एज के जो बच्चे हैं, जिनको फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड जो एक वोक बच्चे हैं आज के, वो अपनी न्यूज आज इंस्टाग्राम से ग्रहण कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे न्यूज पोर्टल्स हैं, आई एम ग्लैड कि चिटी मीडिया अब हिंदी में भी ये संवाद कर रहा है, बिकॉज ये जो न्यूज पोर्टल्स हैं, ओपिनियन साइट्स हैं, अगेन नॉट न्यूज, ओपिनियन की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो ओपिनियन को ऐसे पैकेज करके परोसते हैं कि ऐसा लगता है कि वो फैक्ट्स दे रहे हैं। और ये फैक्ट्स जब ये 15 से 30 साल तक के जो हमारा यूथ है जब उसको कंज्यूम करता है, तो वो कोई धारणा बना देता है। मंदिर के नाम से उसको शर्म आती है, वो बात बात पे क्वेश्चन करता है कि मंदिर क्यों बनाने, अस्पताल क्यों नहीं बनाने। लेकिन जब वो देवबंद क्रॉस करता है और एकड़ों में उसको मस्जिद बनी हुई दिखती है और नई मस्जिदें दिन रात बढ़ रही हैं, वो उसको क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि ये सेक्युलरिज्म का एक सिंबल है। तो ये जो नैरेटिव है, ये जो जिस तरफ हमारा मीडिया जा रहा है, मैं समझती हूँ, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग और इंटरेक्शन ऑफ मीडिया है, कि बहुत ज़रूरी है कि इसमें बैलेंस वापस लाया जाए। नहीं तो हम एक बहुत डिवाइडेड नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। डिविजन्स हर नेशन में होते हैं, बहुत तरीके के डिविजन्स होते हैं, लेकिन इन डिविजन्स को और कंसोलिडेट करने का काम, इनको और प्रोनाउंस्ड बनाने का काम आज हमारा मीडिया कर रहा है, ये मुझे लगता है। जी, आप चूंकि मीडिया से प्रभारी हैं, तो मीडिया कर्मियों से भी आपकी काफी बातचीत होती होगी, मुलाकातें भी होती होंगी, लेकिन मैं एक चीज जानने का कोशिश कर रहा हूँ। आप एक युवा नेता हैं और आजकल जो डिबेट्स का स्तर है ना, वो गिरता सा जा रहा है। आपने देखा होगा, अभी कुछ पिछले दिनों एक चर्चा में आई थी, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कुछ अपशब्द कहे, कुछ शब्द इधर से भी ट्रांसफर हुए। तो क्या पार्टियां अपने मीटिंग्स में अपने प्रवक्ताओं को ऐसा दिशा निर्देश नहीं देती हैं, या ऐसे खुला छोड़ दिया है कि आपको जो मन में आए बोलो, इसको ध्यान में न रखो कि सामने कौन बैठा है, आप कहाँ बैठे हो, इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा समाज पे, बस जो मन में आए वो बोलते जाओ? क्या पार्टियों में ये बातचीत नहीं होती? देखिए, मैं और पार्टियों के बारे में तो बात नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट मेरी पार्टी का जो हमारे जो एक संस्कार हैं वो ऐसे हैं कि जब आप डिबेट में जाएं, तो टीवी पर जब मैं जाती हूँ तो मैं नेहा जोशी नहीं होती, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक प्रतिनिधि होती हूँ। तो मेरा जो आचरण है, मेरा जो व्यवहार है, मेरे जो शब्द हैं, उसमें ये भारतीय जनता पार्टी की जो वैल्यूज हैं वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। कांग्रेस की, अगर मैं कांग्रेस विशेष की प्रवक्ताओं की बात करूं, तो 2018 से मैंने टीवी पर जाना शुरू किया था। पार्टी ने मुझे ये मौका दिया और मैंने तब से नोटिस किया है कि कांग्रेस की आज जो दुर्दशा है उसमें उसके प्रवक्ताओं का बहुत बड़ा हाथ है। एक अंग्रेजी में हम बोलते हैं ना, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। ये एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट शायद इनकी जो भर्ती प्रक्रिया होती होगी उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग है, कि ये इतने घमंड के साथ आते हैं, जैसे इनको सब जानकारी है। आई थिंक ह्यूमिलिटी जो होती है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी पब्लिक फिगर में, प्रवक्ता में, लेकिन ये बहुत जल्दी विचलित भी हो जाते हैं जब इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को क्वेश्चन किया जाए। जिनकी आप बात कर रहे थे, जो प्रवक्ता मैडम हैं कांग्रेस की, ये पत्रकार थी, पत्रकारिता की कुर्सी से ये उतरी और सीधा चुनावी मैदान में चली गई। तो ये इन इट सेल्फ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करता है कि जब वो पत्रकार थी, और जैसा मैंने कहा कि क्या वो न्यूज़ दे रही थी दर्शकों को या वो अपना ओपिनियन बता रही थी, तो जब आप पत्रकार की कुर्सी से सीधा
एक विदाउट एनी कूलिंग ऑफ पीरियड, क्योंकि हमारे जजेस में बोलते हैं ना कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए जब आप जुडिशरी छोड़ते हैं किसी और पोजीशन में ज्वाइन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर वो कूलिंग ऑफ पीरियड हमें पत्रकारिता में नहीं दिख रहा है तो वो भी एक क्वेश्चन है कि ये तो अपने ओपिनियन ही बता रही थी, और कितनी बायस्ड वो रही होंगी अपनी रिपोर्टिंग में, अपनी एंकरिंग में जब वो उस कुर्सी में थी। तो हमारे संस्कार तो नहीं कहते कि इस तरीके की बात की जाए। अगर आप फैक्ट्स और लॉजिक के साथ बात करें, एंकर का जो काम होता है वो होता है कि डिबेट को रेगुलेट करे। कहीं ना कहीं मैं एंकर को भी क्वेश्चन करूंगी यहाँ पर कि जब इस तरीके की भाषा का प्रयोग होता है, अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, तो माइक डाउन किया जा सकता है। एंकर्स के पास ये, प्रोड्यूसर्स के पास ये लिबर्टी होती है कि वो माइक डाउन करें, पर वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि ऐसी बातें हों, तो ये क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर भी लगता है। उसके अलावा ऐसे लोगों को अगर आप आज इस तरह की घटना हो रही है और कल फिर आप डिबेट पर बुला रहे हैं उसी चैनल पर, तो मतलब कि आप इसको एक एंटरटेनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक सवाल उठता है। तो मुझे लगता है कि डिबेट जो है वो एक हमारा जो लोकतंत्र है उसका एक बहुत हेल्दी पार्ट है, और डिबेट होनी चाहिए, लेकिन सभ्य डिबेट होनी चाहिए। आपने ठीक कहा कि आज की हमारी जो डिबेट है थोड़ी तमाशा ज़्यादा हो गई है, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मैं ये बिल्कुल बिना किसी डर के कह सकती हूँ कि कुछ महिलाएं हैं कांग्रेस पार्टी में जो लगातार ये जो मर्यादा की एक लाइन है वो क्रॉस कर रही हैं अपनी भाषा में, और मुझे नहीं लगता कि उनको किसी भी तरीके का डिस्काउंट केवल इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि वो महिलाएं हैं। आप सोचिए यही शब्द अगर सामने बैठे गौरव भाटिया या संबित पात्रा इस्तेमाल कर रहे होते तो आज प्लकार्ड लेके लोग शायद कनॉट प्लेस पे खड़े होते, इंडिया गेट पे खड़े होते। तो महिला होने का मतलब ये नहीं है कि आप लाइन क्रॉस करें और ये एक्सपेक्ट करें कि दूसरा व्यक्ति जवाब भी नहीं देगा। जवाब नहीं मिला, लेकिन आई थिंक महिला होने का मतलब मतलब आप सभ्यता को ना छोड़ें और इसको मिसयूज ना करें अपनी इस पोजीशन को। एक सवाल लेकिन फिर भी यहाँ मन में आता है जी कि बीजेपी के और भी प्रवक्ता हैं, जी। सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, गौरव भाटिया भी हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं अगेन एंड अगेन संबित पात्रा जी के साथ ही रिपीट क्यों होती है? एक सवाल बनता है ना कि चाहे उनका गौरव मतलब से हो, डिबेट का जो एक पोर्शन काफी वायरल किया जाता है, या सुप्रिया श्रीनेत के साथ हो, तो संबित जी के साथ ही ऐसी घटनाएं क्यों दो चार होती हैं? बाकी प्रवक्ता तो बड़ी अच्छे तरीके से डिबेट करके निकल जाते हैं, उनके साथ कभी ऐसी कोई घटना नहीं होती। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इस तरीके की घटनाएं और प्रवक्ताओं के साथ होते हुए देखी है, मेरे खुद के साथ हुई हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक कांग्रेस की एक प्रवक्ता थी, वो मेरे साथ डिबेट में थी। तो पहले वो एंकर से लड़ी, जबकि जाका जेकब का शो था, और जाका जेकब काफी ऑब्जेक्टिव एंकर माने जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी लीनिंग अगर कहें तो बीजेपी की तरफ तो उनकी लीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा नहीं था कि वो मुझे ज्यादा समय दे रहे थे, लेकिन पहले वो एंकर से थोड़ा सा उनको परेशानी हुई। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ पर्सनल शब्द मेरे लिए इस्तेमाल किए, जबकि मैंने उनको डायरेक्टली एड्रेस करके भी कोई बात नहीं कही थी, एंकर को इंटरवीन करना पड़ा। लेकिन क्योंकि संबित पात्रा जी बहुत बड़ा नाम है, नेहा जोशी उतना बड़ा नाम नहीं है, तो जाहिर है कि संबित जी को टारगेट करना या अटैक करना या इस तरह की फुटेज बनाना, अब आप देखिए सुप्रिया जी भी कोई बहुत बड़ा नाम थोड़ी है, लेकिन आज संबित पात्रा जी को ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करके उनको लग रहा है कि शायद वो थोड़ी और पॉपुलर हो जाए, तो वो कहता है ना, देयर इज नो सच थिंग एज बैड प्रेस, so maybe that is the strategy that Supriya Shrineet is following. So I don't agree with you, ये हर प्रवक्ता के साथ होता है, लेकिन क्योंकि संबित जी इतनी बड़ी शख्सियत हैं, तो कई जो हमारे कांग्रेस के नए प्रवक्ता हैं उनको लगता है कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तेज आवाज में बोलेंगे, अपशब्द बोलेंगे, तो वो बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे। अब मैं एक सवाल और आपसे करना ये चाहूंगा कि युवा मोर्चा इस वक्त क्या कर रहा है? कोविड चल रहा है, देश में महामारी है, लोग कुछ लोग अपने घरों में हैं, कुछ लोग अस्पतालों में हैं, और आप एक तरीके से आप कह सकती हैं स्वास्थ्य का आपातकाल चल रहा है। ऐसे में हर कोई ये जानने का प्रयास करेगा ही, जो भी युवा मोर्चा में इंटरेस्ट रखता है, जो भी युवा मोर्चा के लोगों से संपर्क में है, कि आखिर युवा मोर्चा क्या कर रहा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग, पदाधिकारी, कार्यकर्ता इस वक्त देश में क्या कर रहे हैं। सौरभ, पिछले साल जब कोविड
की पहली वेव शुरू हुई थी और एक लॉकडाउन चल रहा था पूरे देश में, तो स्थानीय स्तर पर हमारा पूरा संगठन, सेवा ही संगठन नाम से एक अभियान हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है आदरणीय नड्डा जी ने शुरू किया था। और इसमें आपने देखा होगा कम्युनिटी किचन्स चलाए गए, जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स थे, जो उस समय एकदम से हमने देखा कि खासकर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से एक बड़ा एक एक्सोडस शुरू हुआ, तो उनकी मदद के लिए, खाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इस सारी चीज़ों में जुटने का एक निर्देश हमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से मिला। युवा मोर्चा की उस समय हमारी अध्यक्ष पूनम महाजन जी थी, और बीजेवाईएम केयर्स एक अभियान उनके नेतृत्व में तब शुरू हुआ था। बीजेवाईएम केयर्स का जो सार है वो ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो हमारा नेटवर्क है उसको इस्तेमाल करके, उसको लेवरेज करके कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनको मदद पहुंचा सकते हैं। तो पिछले कोविड काल में भी, चाहे वो किसी को राशन पहुंचाना हो, किसी को पका खाना पहुंचाना हो, किसी को कोई स्टूडेंट्स हैं जो उत्तराखंड में फंस गए हैं अरुणाचल के, उनको वापस अपने घर तक पहुंचाना हो क्योंकि एक लंबे समय तक लॉकडाउन रहा था, इस तरीके की चीज़ों में हमारे युवा मोर्चा का पूरा संगठन आगे आया। ब्लड डोनेशन, आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब लॉकडाउन हुआ था तो अस्पतालों में रक्त की बहुत बड़ी कमी हो गई थी, क्योंकि लोग डर रहे थे अस्पताल जाने से। तो पूरे भारत में एक रक्तदान का अभियान चलाया गया, बीजेवाईएम हेल्पलाइन, ब्लड हेल्पलाइन करके एक हमारा इनिशिएटिव था। तो इसके अंतर्गत काम हुआ। इस बार जब दोबारा एक सेकेंड वेव हमने अनुभव करी मार्च से, तो हमारे नए अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी हमारे साथ थे। बहुत ही डायनामिक लीडर हैं, युवा हैं, और बहुत सारे फ्रेश आइडियाज़ के साथ हमें लीड कर रहे हैं। तो बीजेवाईएम केयर्स को कंटिन्यू उन्होंने किया, और उसके साथ ही उसमें ऐड किया बीजेवाईएम डॉक्टर्स हेल्पलाइन। एक 24/7 डॉक्टर्स हेल्पलाइन हमने लॉन्च करी कि आप भारत में कहीं भी बैठे हों, आप एक कॉल कीजिए, आपका डिटेल्स रजिस्टर होंगी, और 1100-1200 डॉक्टर्स की एक पूरी टीम इसमें लगी हुई है कि वो आपका कॉल रिटर्न करेंगे, और मामूली दिक्कतों के लिए, चाहे वो इवन माइल्ड केसेस ऑफ कोविड हो, आप फ़ोन पर बात करके, कंसल्टेशन लेकर आप अपना इलाज घर पे ही कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार। तो ये एक इनिशिएटिव चलाया गया। इसके अलावा प्लाज्मा डोनेशन के लिए हमारी पूरी टीम जुटी कि किस तरीके से हम अपने प्रदेश, ज़िला और मंडल स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सबको मोबिलाइज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लाज्मा, जो अब तो खैर आईसीएमआर कह रहा है कि वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन जब तक था तो हम पूरी मदद कर रहे थे कि प्लाज्मा लोगों तक पहुंच पाए। इसके अलावा एक और चीज़ जो हम कर रहे थे कि हमारी जो ताकत है वो हमारा नेटवर्क है, और आज के समय में नेटवर्क होना एक बहुत बड़ी प्रिविलेज भी है, और आप उसको बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अगर मुझे पता चलता है कि कोयम्बटूर में कोई व्यक्ति है जिसको अस्पताल की ज़रूरत है, आईसीयू की ज़रूरत है, और अगर मैं अपने किसी कार्यकर्ता से बात करके उन तक ये जानकारी पहुंचा सकती हूँ कि कहाँ बेड खाली है, कहाँ पे आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है, तो ये एक हमारा जो नेटवर्क है उसको हम इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये भी मुझे याद है कि मुझे खुद कोविड था, और 5 दिन ऐसे थे जब 2-2 घंटा सो के हमने काम किया है, बिकॉज़ ये वो समय था जब ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। एकदम से 900 मेट्रिक टन जहाँ ट्रेडिशनली हमारी डिमांड होती थी ऑक्सीजन की, वो 9000 मेट्रिक टन पहुँच गई थी 1 हफ्ते के अंदर। तो हमारे जो संसाधन थे, हमारा जो हेल्थ सिस्टम था, उस पे एक अभूतपूर्व प्रेशर था, जो आज से पहले कभी फ़ील नहीं हुआ। 100 साल में एक बार इस तरह की महामारी आती है, तो ज़ाहिर है कि सबने वो प्रेशर फ़ील किया। तो हमारी कोशिश थी कि हमारे नेटवर्क को हम कैसे इफ़ेक्टिवली मोबिलाइज़ करें, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज़ हैं और जो जिनको इन रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है, उनको हम लिंक कर पाएँ। तो ये कोशिश हम लगातार कर रहे हैं तब से। जी। अब मैं आखिरी सवाल पे आऊँगा, जो कि आपने तेजस्वी सूर्या जी का ज़िक्र किया। जब वो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने थे तो मेरी उनकी मुलाकात हुई थी, मैंने उनका एक इंटरव्यू भी किया था। जी। उन्होंने एक बात कही थी कि भारत के युवाओं में बहुत अधिक संभावनाएँ हैं, और इन संभावनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, उनको मौका देंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लगभग 8-9 महीने तो हो ही गए उनको अध्यक्ष बने, आई थिंक अक्टूबर में वो अध्यक्ष बने थे। ऐसे में क्या बदलाव आप महसूस करती हैं संगठन में, और इसके पहले की जो अध्यक्षा थी पूनम महाजन, उनकी कार्यशैली में आप क्या अंतर देख पाती हैं? और क्या वास्तव में जैसा उन्होंने कहा था कि मौका देना चाहिए, बहुत ही डायनामिक है हमारे यूथ, तो ऐसा उन्होंने कुछ फेरबदल किया, या अभी सब कुछ वैसा ही चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हमारी पार्टी की जो एक खासियत है कि आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखेगी।
जब अमित शाह जी ने एक बेटन पास किया था नड्डा जी को, तो आप देखेंगे कि एक कंटिन्यूटी आपको दिखी पॉलिसीज में, जिस तरीके से पार्टी 22 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की आज पार्टी है, और कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिनको हम मानते हैं पार्टी में। सो वी आर अ वेरी आइडियोलॉजिकली बेस्ड पार्टी, और हमारा जो काडर है, हमारा जो कार्यकर्ता है, चाहे वो कर्नाटका से आते हुए तेजस्वी सूर्या जी हों या उत्तराखंड से नेहा जोशी जी हों, हम आइडियोलॉजिकली बाउंड हैं। वो ही हमारी शक्ति है। तो जब आप एक अध्यक्ष से दूसरे अध्यक्ष तक भी जाते हैं, आपको एक कंटिन्यूटी दिखती है कि जो अच्छे इनिशिएटिव्स होते हैं उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। ये नहीं होता कि दूसरा अध्यक्ष आया तो उसने पिछले अध्यक्ष के काम करने के तरीके को नकार दिया, या अपने नए चीज़ें ले आए, और जो पिछली चीज़ें थी जो शायद अच्छी हो सकती थी। आप देखिए बीजेवाईएम के पूनम जी ने शुरू किया और तेजस्वी जी उसको एक नए मकाम पर लेके गए हैं इस बार। उसके अलावा नए डायमेंशंस ऐड किए हैं। बीजेवाईएम डॉक्टर हेल्पलाइन, मुझे नहीं लगता किसी भी राजनीतिक संगठन द्वारा इस तरीके का इनिशिएटिव, रिकॉर्ड आई थिंक 10 डेज में उन्होंने ये पूरा सेटअप किया कि जब हमने शुरू किया था तो 700 डॉक्टर्स से शुरू किया था। आज 1400 से ज़्यादा डॉक्टर्स बीजेवाईएम डॉक्टर हेल्पलाइन में जुड़े हुए हैं, और हज़ारों लोग इस हेल्पलाइन से मदद पा चुके हैं। सो ये जो सोच है और ये जो इनिशिएटिव है, ये तेजस्वी जी जैसे किसी युवा का ही हो सकता है कि सोचना कि यू नो a lot of us are followers, very few of us are leaders. So it takes a leader कि ये सोचे कि हाँ 98% कोरोना के मरीज जो हैं वो घर पर ही ठीक हो सकते हैं, तो क्यों ना उनको घर पर कंसल्टेशन दी जाए और एक संगठन स्तर पे इस तरीके का इनिशिएटिव शुरू किया जाए। तो एंड सबसे अच्छी चीज़ आई थिंक तेजस्वी जी के बारे में जो लगती है कि वो आइडियोलॉजिकली बहुत क्लियर है। हमने देखा कि जब बैंगलोर में एक जो बेड आवंटन होता था उसमें एक स्कैम की परिस्थिति वहाँ पर देखी गई, और देखा गया कि कुछ एक जो कंपनी थी जो इसको हैंडल कर रही थी वो मिसयूज कर रही थी, बेड्स को बेचा जा रहा था, जो क्राइसिस में लोग थे उनको बेड नहीं मिल पा रहे थे। तो इवन दो वहाँ पर टोटली बीजेपी की सरकार है, एज अ यूथ आई थिंक मेरी या किसी और भी यूथ की रिस्पेक्ट तेजस्वी जी की तरफ और बढ़ गई जब उन्होंने एक स्टैंड लिया और कहा कि ये गलत हो रहा है। और सिर्फ स्टैंड नहीं लिया, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, उन्होंने पूरा एक नया सिस्टम डिजाइन करके सरकार को दिया, अ सिस्टम व्हिच इज फेयर, अ सिस्टम व्हिच इज ट्रांसपेरेंट। तो आज जो बेड एलोकेशन है, और मैं ट्विटर और सोशल मीडिया पर अक्सर पढ़ती रहती हूँ कि कैसे एक बिफोर एंड आफ्टर का फर्क दिखा है बेड्स की अवेलेबिलिटी में आफ्टर तेजस्वी ने ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। तो ये जो इनिशिएटिव है ये डेफिनेटली बहुत बड़ी होप है हम सबके। आने वाले टाइम में हम तेजस्वी सूर्या को कर्नाटक का मुख्यमंत्री के रूप में भी देख सकते हैं। देखिए मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि आने वाले समय में जरूरत है हमारे देश को कि तेजस्वी जी जैसे लीडर्स आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आई और हमसे बातचीत की। अब हम अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे कि वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेहा जी से हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि जो भी हमारी बातचीत का सार है, जो भी हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हों, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे और वो जागरूक हो सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी। धन्यवाद। थैंक यू सौरभ जी, और माय बेस्ट विशेस टू चिटी मीडिया। थैंक यू। Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.